थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और सरप्राइज दिया। तमाम अटकलों और सूत्रों को एक बार फिर से खारिज करते हुए भजन लाल शर्मा को राजस्थान का सीएम बना दिया। इससे पहले ठीक यही पैटर्न मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी दिखा था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीएम के सरप्राइज में ही 2024 का प्राइज शामिल है। देखिए, ये 3 सरप्राइज, पहले छत्तीसगढ़ में सरप्राइज किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में और फिर मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक में ये नेता चुने गए हैं। लेकिन किस तरह से जो ये सरप्राइज दिए जा रहे हैं वो 2024 के प्राइज के लिए क्या एक रास्ता तैयार करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीएम सरप्राइज से हर कोई हैरान है। सवाल उठता है कि इस सीएम सरप्राइज से क्या बदलेगा। ऐसी क्या वजह है जो पीएम मोदी ने हर किसी को चौंकाते हुए ऐसे चेहरों को मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी जिन्हें खुद भी इसका एहसास तक नहीं था। तो इसकी सबसे बड़ी वजह 2024 का चुनाव है। भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। चौंकाना तो मोदी जी की कार्यशैली का हिस्सा है, तो कोई भी किसी भी समय किसी भी भूमिका में आ सकता है। ये मोदी राज में सब कुछ मुमकिन है। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। भजन लाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री के सरप्राइज की सबसे बड़ी वजह 2024 का चुनाव है। इसके साथ ही बीजेपी राज्यों में नए चेहरों को आगे कर कर पीढ़ीगत बदलाव भी कर रही है। जिस बीजेपी को पहले ब्राह्मण बनिया की पार्टी कहा जाता था, उसे अब अगड़ा, पिछड़ा, महिला, ओबीसी, दलित और आदिवासी यानी सबकी जगह यहां पर है। तो पीढ़ीगत बदलाव इसकी बड़ी वजह है, लेकिन इसके साथ साथ पार्टी में बदलाव की कवायद चल रही है। ऐसे सरप्राइज से राज्यों में जमे दिग्गज नेताओं की गुटबाजी भी एक झटके में खत्म हो गई है। तो चेहरा बदलने से कार्यकर्ताओं के असंतोष का भाव भी मिट गया है या मिटा दिया जाता है। राज्यों में केंद्र से प्रशिक्षित नेता भेजकर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कल्चर यानी राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य संस्कृति बदलना भी सरप्राइज देने का एक बड़ा मकसद है। बड़ी बात यह भी है कि इस तरह का सरप्राइज इनकम्बेंसी कटर का भी काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 राज्यों में कैसे सरप्राइज दिया, आपको आइए दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में चर्चा ओपी चौधरी और रमन सिंह समेत कुछ अन्य नेताओं की थी, लेकिन सीएम बने आदिवासी नेता विष्णुदेव साय। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर चर्चा में थे शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय, लेकिन सीएम बने मोहन यादव। राजस्थान में चर्चा हो रही थी वसुंधरा राजे की, दिया कुमारी समेत कुछ अन्य नाम भी इस सूची में सामने थे, लेकिन सीएम बने भजन लाल शर्मा और सबको सरप्राइज कर दिया गया। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए शिवम त्यागी मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन शिवम, ये जो सरप्राइज दरअसल दिया जा रहा है, ये 2024 की तैयारी तो है, लेकिन साथ साथ पार्टी में बहुत से फैक्टर्स हैं जिन्हें निगेट करने की कोशिश है, यानी इनकम्बेंसी कटर के तौर पर भी काम करेगा। जो कार्यकर्ताओं में एक असंतोष हो जाता है बहुत समय तक, अगर एक ही चेहरा सामने रहता है तो उसको भी निगेट कर देगा। यानी 2024 की तैयारी है दरअसल। देखिए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में कोई भी पार्टी अगर है और उसको लगता है कि उसमें देश में जो है सेवा देनी है, सेवा करनी है और लंबे समय तक अगर सरकार में रहना है, ये सब चीज़ें आवश्यक हैं। जहां तक एंटी इनकम्बेंसी वाला विषय है, उस पर मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि 15 साल बाद भी, 18 साल बाद भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आई, वैसा कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहाँ पर नजर नहीं आया। ज़रूर ऐसा कहा जा सकता है राजस्थान में कि जो रिवाज था वो रहा, लेकिन बावजूद उसके मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं नए नेतृत्व को मौका मिलना भी बेहद ज़रूरी है। जिस तरीके से पार्टी बड़ी है, परिवार बड़ा है, और अगर परिवार बड़ा है तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूं सबको साथ लेकर चलना बेहद ही अनिवार्य है। क्यों
कुछ ही लोग जो है पूरी पार्टी को चलाए, क्यों ही कुछ ही लोग पूरी यूनिट को चलाए, क्यों एक ही परिवार जो है जात के नाम पर पहले राजनीति करना शुरू करे, फिर अपने आप को समाजवादी बताए और उसके बाद जब सत्ता आ जाए तो चाहे 35 साल हो जाए चाहे 40 साल हो जाए, बावजूद उसके एक ही परिवार आप ये मानते हैं कि सबको मौका मिलना चाहिए और क्यों किसी एक की बपौती बन जाए? आपकी पार्टी में ये हो रहा है, आपके मुताबिक सबको मौका मिल रहा है, इस वजह से नए चेहरों को सामने ला रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, क्या यही बड़ी चुनौती है कि देखिए किस तरह से अब बीजेपी को पहले जिस तरह की पार्टी या छवि जिस तरह की उसकी थी या उसको जो कहा जाता था, अब तो पार्टी में हर किसी की जगह है। अब तो वो ओबीसी मुख्यमंत्री बना रहे हैं, अब तो वो यादव को मुख्यमंत्री उन्होंने बना दिया। तो तमाम ये जो मुद्दे हैं, ये बीजेपी दरअसल 2024 की तैयारी में ही आगे बढ़ रही है। इसका काउंटर क्या है? सुमेरा जी, आज खुशी का दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बने, उनको बधाई दें हम लोग। देखिए, कंट्राडिक्शन नहीं बयानों में होना चाहिए। जो बात आज भजनलाल शर्मा जी, शिवराज जी या वसुंधरा जी या बाकी सब लोगों के लिए कही जा रही है, वही बात नरेंद्र मोदी जी के लिए भी कही जा सकती है, लेकिन वहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो बाकी भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। भारतीय जनता पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाती है, किसे नहीं बनाती है, ये उनका निजी विषय है। हम तो चाहते हैं कि वहाँ गवर्नेंस अच्छी हो, वहाँ पर जिन कामों को लेकर के, जिन घोषणा पत्र को लेकर के ये लोग गए हैं, वो एक्चुअल में हो, मुद्दों को विभ्रम न करें। हमारा स्पष्ट मत है 2024 और इन चुनावों में अलग अलग विषय है। राज्य के चुनाव अलग होते हैं, केंद्र के चुनाव अलग होते हैं। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि 2024 में भी हम नया चेहरा देंगे, इसी तरीके से पुराना चेहरा नहीं देंगे जिसको 10 साल हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर फिर इन दोनों में समानता देखी जा सकती है। लेकिन इस वक्त इस तरीके की समानता मेरे ख्याल से उचित नहीं है, क्योंकि राज्य के चुनाव अलग है और केंद्र के चुनाव अलग। ठीक है, आपके मुताबिक अलग अलग है। आइसोलेशन में राजनीति हो रही है, यानी प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं या जो अब चेहरा चुना गया उसका कोई असर आपको नहीं लगता कि 2024 के चुनाव पर होगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है, आइए उनसे जान लेते हैं। प्रोफेसर यतीन्द्र सिंह सिसोदिया हमारे साथ मौजूद हैं, जो निदेशक हैं मध्य प्रदेश ISSR के। यतीन्द्र जी, आप प्रकाश डालिए इस पर। ये जो चेहरे चुने जा रहे हैं, जो सरप्राइज फैक्टर है, ये कितना प्रभाव डाल सकता है 2024 में वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, या एक संदेश देने के लिए, या अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, जो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती भी है और वही उनका लक्ष्य भी है? देखिए, 3 राज्यों में 3 अलग अलग पृष्ठभूमि के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए हैं और निश्चित रूप से जब आप इन चुनाव परिणामों की समीक्षा करते हैं तो छत्तीसगढ़ जैसा आदिवासी बहुल अगर राज्य है और वहां से पहली बार भारतीय जनता पार्टी किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाती है, तो ये अपने आप में एक बड़ा निर्णय है। और मध्य प्रदेश में तो ओबीसी पिछले 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी थे और ये चौथे मुख्यमंत्री भी ओबीसी होंगे। तो ओबीसी वोट बैंक मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में है, 40% के लगभग है, और अगर उसका कंसोलिडेशन हो रहा है तो ये अपने आप में, और फिर इन दोनों के साथ में उन्होंने जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जो पूरा मॉडल है, जिसमें दूसरी वर्गों को या जातियों को भी इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया, तो ये कहीं ना कहीं से ये उस प्रदेश की राजनीति के जो प्रमुख घटक हैं उनको इसमें सम्मिलित करने का एक बड़ा प्रयास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरप्राइज एलिमेंट है कि उन नामों को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है जिनकी कोई ऐसी चर्चा नहीं थी पहले से। जी, यानी ऐसे भी इसको समझा जा सकता है कि एक सुपर स्टोर है, जातियों का सुपर स्टोर है, क्योंकि आजकल हर किसी को लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनका नेता होना चाहिए, लोग उनके साथ जुड़ते हैं। शिवम, क्या इस वजह से हम देख रहे हैं कि सब जातियों को साधने की कोशिश, स्पीकर एक जाति से हैं तो CM दूसरी जाति से हैं तो डेप्यूटी CM अलग अलग जातियों से हैं, यानी सबका समावेश करने की कोशिश है, सबको संदेश देने की कोशिश है ताकि कुनबा बना भी रहे और बढ़ता भी रहे? नहीं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं उसको ये देखना बेहद आवश्यक है कि हर किसी को मौका मिले। लेकिन अगर जाति के नाम पर भी हम बात करें तो 89 के बाद मुझे कोई एक आदमी ऐसा बता दे, अगर खास तौर पर जाति पर ही जाते हैं तो यादव परिवार में से कोई अलग बना हो। अगर मैं बात करूं 89 में मुलायम सिंह जी बने, फिर उसके बाद अखिलेश जी बने और फिर उन्हीं का परिवार आगे बढ़ता रहा, चाहे वो राम गोपाल यादव रहे, चाहे वो शिवपाल यादव रहे, छोड़ दीजिए उसको। अगर मैं बात करूं इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर बिहार में जो मुख्यमंत्री रहे, लालू प्रसाद यादव रहे, उसके बाद राबड़ी देवी रही, मीसा जी रही, तेजस्वी जी
रहे, तेज प्रताप जी रहे, कमाल है, ऐसा कैसे चलेगा? फिर उसके अलावा और भी जातियों की हम बात कर लें, चाहे वो लालू जी, मुलायम जी, मायावती जी, विजयन जी, स्टालिन जी, बनर्जी जी और रेड्डी जी। क्या कह रहे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जाति में भी जाति के नाम पर पार्टियां बनी जरूर, लेकिन वहां पर भी उनको उस तरीके का रिप्रेजेंटेशन यानी कि परिवार से बाहर यहां मिल रहा है ना, किसी को मौका नहीं दिया गया। नहीं मिला ना, आपके मुताबिक नहीं मिला। एक ही परिवार के लोग चलते रहे, सबको पता है। आप जो बयान दे रहे हैं उसके मुताबिक कि एक ही परिवार के लोग आगे बढ़ते रहे, उस जाति को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, लेकिन यहां मिल रहा है। यही तो हम भी कह रहे हैं। मैं यहां पर कहता हूं मिल रहा है, बीजेपी दे रही है रिप्रेजेंटेशन, जाति के या ये संदेश दे रही है कि आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, सबको मिलेगा? पर नहीं, कर्मठ कार्यकर्ता कोई भी है उसको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। यहां अगर आप आते हैं, मेहनत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं, तो सिर्फ एक परिवार, एक नेक्सस, एक कोकस को ही मौका नहीं मिलेगा। आप यहां पर आते हैं, मेहनत से काम करते हैं, पार्टी की विचारधारा को आगे लेकर जाते हैं, तो चाहे आप पहली बार के विधायक हो, चाहे आप तीसरी बार के विधायक हो, चाहे 10 से 15 नाम कहीं पर भी चल रहे हो, भारतीय जनता पार्टी में आपको मौका मिलेगा। यह जनता को तय करना है। और मैं तो कहता हूं जो जाति के आधार पर पार्टियां बनाकर बैठे हैं उनको भी सोचने की आवश्यकता है, उनके कार्यकर्ताओं को भी सोचने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर आगे जाना चाहते हैं या फिर सिर्फ एक ही परिवार को सर्व करना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन सुरेंद्र जी देखिए, एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर, मुद्दों का भी, जातियों का भी, जो मताधिकार लोग अपना इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने अपने नेता को चुनना चाहते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन भी है, यानी एक पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर सब बीजेपी के ही पास है, तो कोई और कहीं क्यों जाएगा? देखिए सुमेरा जी, फिर से मैं बताऊं, मैं आपके सवाल से असहमत हूं। 3-4 चीजें आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सुविधा हो रही है क्षेत्रीय दलों को सामने करके अपनी बात को सही साबित करने के लिए, जबकि इन तीनों राज्यों में इनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी से हुआ। आज ही इस चीज को देखें ना कि आप जाति की बात कर रहे हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं। 1989 के बाद या 1984 के बाद किस गांधी परिवार का शख्स प्रधानमंत्री हुआ? आप मुझे कोई बता दे, अगर आप प्रधानमंत्री पद की बात करते हैं तो। दूसरी बात आप बता दीजिए, प्रदेशों में जहां जहां कांग्रेस की सरकार रही है वहां कौन सा परिवारवाद हुआ? तो ये सारी बातें, हाँ, हम ये जरूर बता सकते हैं कि हिमाचल में इन्होंने परिवारवाद किया प्रेम सिंह धूमल के बाद अनुराग ठाकुर के साथ, इन्होंने परिवारवाद किया राजनाथ सिंह जी के यहाँ। अगर राज्यों की आप बात करेंगे तो ये वो सारे काम करते हैं और अपने सारे कामों को कहीं ना कहीं, अपने परिवारवाद को, अपने भ्रष्टाचार को, अपनी सारी चीजों को आपके यहाँ अच्छी सी पैकिंग करके बेचते हैं और आप सब लोग मजबूर हो जाते हैं उस बात को सहयोग करने के लिए। मेरा यहाँ पर बड़ा स्पष्ट मत है कि इन तीनों राज्यों में कौन सा परिवारवादी चेहरा था कांग्रेस का, कोई बताएगा हमें? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। हाँ, अब जब आप बात करेंगे, बिहार की बात ले आए, उत्तर प्रदेश की बात ले आए, चुनाव राजस्थान में है, चुनाव मध्य प्रदेश में है, चुनाव छत्तीसगढ़ में है, तो जब आप बात करेंगे, जैसे अभी हमारे जो साथी थे मध्य प्रदेश से, आप कह रहे थे कि उन्होंने कहा पहली बार भाजपा का नाम मुख्यमंत्री आदिवासी लेके आई। जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था, अजीत जोगी साहब मुख्यमंत्री बने थे सर, वो आदिवासी मुख्यमंत्री थे। लेकिन सुविधा के अनुसार राजनीति मेरे ख्याल से उचित नहीं है। मैं फिर से आपसे एक बात कहता हूं कि 2024 में सवाल भी उठते रहे, उनके आदिवासी होने पर सवाल भी उठते रहे, उस पर बहुत सा विवाद भी। ये सवाल कौन उठाता रहा? ये भारतीय जनता पार्टी उठाती रही। आदिवासी मुख्यमंत्री हैं जो अब बने हैं, लेकिन हम आपको आंकड़े दिखाते हैं, हम आपको तस्वीर बताते हैं राजपूत जी, जो हम कह रहे हैं उसको हम क्यों कह रहे हैं, ऐसी तस्वीर दिखाई देती है। ये भी अब पूरी तरह से क्योंकि साफ है कि जाति साधने के लिए ही सीएम और डिप्टी सीएम मॉडल को बीजेपी अपनाती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ओबीसी मोहन यादव को सीएम बनाया है, तो ब्राह्मण राजेंद्र शुक्ल और दलित जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाने का फैसला हुआ है, यानी इन 4 चेहरों से बीजेपी ने ओबीसी, दलित और सवर्ण को साध लिया है। छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां आदिवासी विष्णुदेव साय को सीएम बनाया गया है, तो ओबीसी अरुण साव और ब्राह्मण विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा है, जबकि रमन सिंह को स्पीकर बनाए जाने की चर्चा है। यानी इन 4 चेहरों से बीजेपी ने आदिवासी, ओबीसी और सवर्ण को साधने की कोशिश की है। राजस्थान की भी बात कर लेते हैं। ब्राह्मण भजनलाल शर्मा को सीएम बना दिया गया है। अनुसूचित जाति से आने वाले प्रेमचंद बैरवा और राजपूत दिया कुमारी की डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया है, जबकि सिंधी समाज से आने वाले वासुदेव देवनानी स्पीकर होंगे। यहां भी सवर्ण और दलित को साधने की कोशिश हुई है। लेकिन देखिए, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इसमें जो बड़ी तस्वीर दिखाई देती है, हम सीएम के चेहरे पर बार बार चर्चा कर रहे हैं कि ओबीसी चेहरा चुना गया है, आदिवासी चेहरा चुना गया है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरा चुना गया है, लेकिन
शिवम, हकीकत ये दिखाई देती है इस तस्वीर में कि अभी भी सवर्णों का बोलबाला है। नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, जातिगत आधार जो है आप उसको दे रहे हैं या फिर बाकी पार्टियां दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के विषय में जब आपने मुझसे पूछा तो मैंने फिर से यही कहा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जो जुड़कर आगे बढ़ेगा उसको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। लेकिन यहां विषय साफ है, ये तो सोचना दूसरों को है, दूसरी पार्टियों को इस चीज को देखना है, दूसरे लोगों को इस चीज को देखना है कि जो आदिवासी विषय उन्होंने कहा, मैं कहता हूं अजीत जी का हमेशा से उनका जो जाति प्रमाण पत्र रहा वो विवादों में रहा और किस तरह की चर्चाएं रही। तो अगर आदिवासी मुख्यमंत्री दिए जाते हैं तो मैं मानता हूं ये इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है। अगर राष्ट्रपति आदिवासी हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं मानता हूं किसी भी राज 12 पद 7 सवर्ण, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं, क्या कहा आपने? 3 राज्य 12 पद 7 सवर्ण, 12 पद हैं, 12 पद हैं, सीएम, डिप्टी सीएम, स्पीकर, 12 पद, इनमें 7 सवर्ण हैं। मैं मानता हूं कि यहां पर जातिगत राजनीति का बेहतर एग्जाम्पल और क्लासिक एग्जाम्पल अगर कोई है तो वो विपक्ष है या फिर क्षेत्रीय पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से कार्य नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी काम करती है कि हमारा कार्यकर्ता कौन है, किसको आगे लेकर जाना चाहिए, कौन पार्टी की दृष्टि के, संगठन की दृष्टि से आगे बेहतर हो सकता है, कौन मोदी जी की गारंटी को धरातल पर उतार सकता है, वो सबसे ज्यादा बड़ा विषय है। हमारे लिए यहां पर यह सब विषय नहीं है कि कौन किस परिवार से है, किस जाति से है, किस वर्ण से है, नहीं, विषय यह है कि सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और सबको साथ लेकर आगे जाना। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है, प्रोफेसर यतीन्द्र सिंह मौजूद है। प्रोफेसर यतीन्द्र, किसको साधने की दरअसल कोशिश है? हम 12 पद देख रहे हैं, मैसेजिंग बहुत बड़ी है कि ओबीसी, ट्राइबल, उसकी बार बार बात हो रही है, लेकिन 12 पद में से 7 तो सवर्ण है। नहीं, मुझे लगता है कि ये इसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि देखिए, ये पहली बार ऐसा प्रयोग हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में कि वहां मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और एक स्पीकर पर 4 अलग अलग समाज के प्रतिनिधित्व की बात हो रही है। तो इसको अगर हम उसमें न तोड़े, और आप देखिए मध्य प्रदेश में जो जीत है, उस जीत को आप देखें 8% मतों का अंतर है 2 बड़े राजनीतिक दलों के बीच। और जब ये 8% दल मत आपके पक्ष में आते हैं तो ये जो महत्वपूर्ण आयाम है उसका यह है कि आपको समाज के सभी वर्गों ने मत दिया है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और सामान्य सभी का। अभी तो आप 8% ज्यादा मत लेकर आए हैं जी, और उनका प्रतिनिधित्व इस तरह से दिखाई देता है। तो मुझे लगता है अगर हम उस तरह से विश्लेषण करें तो ज्यादा बेहतर। लेकिन प्रोफेसर यतीन्द्र, क्या इसका एक ये पहलू भी है या इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि अब ये तस्वीर साफ है क्योंकि कांग्रेस पार्टी या जो विरोधी खेमा है, विपक्ष है, उसकी तरफ से जातिगत जनगणना की बात हो रही है, ओबीसी चेहरों को आगे लाने की या उसकी राजनीति बीजेपी बढ़ चढ़कर करती रही है। यानी अब देश की राजनीति में या उत्तर भारत की राजनीति में तस्वीर साफ दिखाई देती है कि ओबीसी वोट बैंक आपको चाहिए और आपको उसके साथ एड ऑन चाहिए, या जो स्विंग कराएगा या जो अहमियत रखेगा वोट बैंक, वो होगा सवर्णों का वोट बैंक। और क्या इस वजह से हम ये कॉम्पोजिशन देखते हैं इस तरह से? मुझे लगता है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ में सवर्णों की बड़ी संख्या बहुत आराम से रही है। आप सर्वे के जितने आंकड़े हैं उनको उठा के देख लीजिए। ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा, उसका लामबंदीकरण भाजपा के पक्ष में रहा है। और मुझे लगता है ये इस बार इन्होंने जो अनुसूचित जाति और जनजाति को भी अपनी तरफ लाने का जो ये प्रयास है, ये असल में एक बड़ा गेम प्लान है, क्योंकि जो आप जितना बड़ा वोट बैंक है उसके बड़े हिस्सों को अपनी तरफ इस तरह से खींच के ला सकते हैं, उस प्रयासों में दिखाई दे रहा है। और निश्चित रूप से ओबीसी हिंदी पट्टी में बहुत बड़ी संख्या है। और ओबीसी वोट बैंक में अगर किसी भी तरह का झुकाव किसी एक राजनीतिक दल की तरफ होता है तो वो हिंदी पट्टी के चुनाव के नतीजों को तय करने में बहुत अहम भूमिका आने वाले 2024 के चुनाव में निभाएगा। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या ये तस्वीर दिखाई देती है कि ओबीसी, जो कह रहे हैं प्रोफेसर यतीन्द्र भी, कि ओबीसी वोटों का झुकाव जिस तरफ होगा वो तस्वीर को बदलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन अगर ओबीसी वोटर में ध्रुवीकरण होता है और वो एक तरफ जाता है तो फिर क्या सवर्ण वोटर स्विंग वोटर की तरह उसको, उसकी अहमियत या उसको अहम बनाने की कोशिश भी हो रही है, एक राजनीति वो भी है? 3 चीजें इसमें सुमेरा बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो मैं इनसे सहमत हूं यतीन्द्र जी से, इन्होंने कहा कि ओबीसी वोट निर्णायक भूमिका में होगा और ओबीसी वोट अपने समाज का या किसी एक जाति का प्रतिनिधि देने से किसी के भी पास नहीं आने वाला है। वो जाति जनगणना करके संसाधनों पर हक मांग करके बात करेगा।
और जाति जनगणना के भारतीय जनता पार्टी विरोध में है। पहले समर्थन में थी जब इनको वोट चाहिए था, आज वोट ले चुके हैं तो ये विरोध में है। तो ओबीसी वोट का जो फैक्टर है वो जाति जनगणना से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, इस चीज को बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरी बात, इतिहास में लोकतंत्र के पहली बार ऐसा हो रहा है 1952 से लेकर के आज तक, जब स्पीकर की जाति बता करके स्पीकर की विद्वता नहीं बताई जा रही है, स्पीकर की जाति बता करके उसको रखा जा रहा है। स्पीकर तो सारी पार्टियों का होता है, स्पीकर किसी एक दल से संबंधित नहीं होता है। तो स्पीकर की जाति बता करके अगर आप स्पीकर को बनाने की बात कर रहे हैं तो यह लोकतंत्र के क्षरण का एक बहुत बड़ा नमूना है, जिसको लोकतंत्र को भी ध्यान रखना चाहिए और आप जैसे मीडिया हाउसेस को भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि स्पीकर को लेकर के आप जाति का कार्ड नहीं खेल सकते, स्पीकर को लेकर के तो आप संविधान की जानकारी का कार्ड खेल सकते हैं। तीसरी बात जो आप कह रही थी कि सवर्ण वोटों की बात करूं मैं, तो निश्चित तौर पर सवर्ण वोटों के सामने जो मुझे लगता है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है। तो जब आप बेरोजगारी और महंगाई की जगह पे आप उसकी जाति को खाली एड्रेस करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप जैसे वो। और दूसरा, एक सबसे बड़ी बात, सारी बातें आप लोग ओबीसी, अगड़ा, पिछड़ा, बाकी सारी चीजें कर दे रहे हैं। इन पूरे उसमें अगर आप मुझे बताइए तो कि अल्पसंख्यक समाज, चाहे वो सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो और चाहे मुस्लिम हो, इन चारों का रिप्रेजेंटेशन कहां है? अगर आप इस रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, जो संख्या मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई कि इनकी संख्या अगर लगभग 22% से ऊपर है भारतीय समाज में, तो इनका कोई रिप्रेजेंटेशन है क्या इन सारी जगहों पर? हम सब जातियों की बात कर रहे हैं, अगड़े पिछड़े दलित आदिवासी की बात कर रहे हैं। तो ये अपने आप में, ये जिसको कहते हैं ना कि ये जिस तरीके की बहस भाजपा चलाना चाहती है, ये अपने आप में बहस बेमानी है। लेकिन हम और एक तस्वीर दिखाते हैं ताकि और ये जो हम चर्चा कर रहे हैं इसको और एक दिशा मिले। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से कि कैसे स्पीकर जाति धर्म से अलग है, उसकी जाति धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, वो पद ऐसा है, उसकी गरिमा ऐसी है। लेकिन जब राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के आड़े आ जाता है स्पीकर का पद, तो फिर उनकी जाति, धर्म, पार्टी सबकी बात होती है। उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री को देखकर मुस्कुराकर हाथ हिला रहे थे, तो फिर उनको किस तरह से निशाने पर लिया गया, तब उनके पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखा गया। लेकिन फिलहाल हम 2019 की तस्वीर से 2024 में क्या तस्वीर बन सकती है और क्या प्रभाव पड़ सकता है, जो अभी तस्वीर है उसके कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं और उससे कुछ समझ आएगी, ये बात को और आगे बढ़ाएंगे। देखिए 2024 में जीत का मंत्र क्या है? महिला के साथ साथ SC, ST, OBC और सवर्ण वोटर। तीसरी बार जीत की क्या यही गारंटी है? ये सब साथ मिलाकर आप तीसरी बार जीत की गारंटी को सुनिश्चित करेंगे क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इन्हीं पर है, महिला, SC, ST, OBC और सवर्ण वोट बैंक पर। ऐसे में आपको 2019 में इस वोट बैंक का वोटिंग पैटर्न भी दिखाते हैं। देखिए 2019 में महिलाओं ने बीजेपी को, कांग्रेस को और अन्य को, तीनों आंकड़े हम दिखा रहे हैं। महिलाओं ने 46% ने बीजेपी को वोट किया, कांग्रेस को 27% ने, अन्य को 27% ने। SC ने 41% बीजेपी को वोट किया, ST ने 46% बीजेपी को वोट किया, OBC ने 54% और सवर्ण ने 59%, 59% बीजेपी को वोट किया। और यही अभी भी फोकस में है। इन्हीं को मिलाकर तीसरी बार जीत का जो मंत्र है वो बीजेपी लेकर आगे बढ़ रही है। शिवम, अभी भी आप ये कहेंगे कि ये जो फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखकर राजनीतिक जो पैटर्न है उसे तैयार नहीं किया जा रहा है 2024 के लिए? सिर्फ कार्यकर्ता, सिर्फ नीति, ये सब भी तो बहुत अहमियत रखता है ना? ऑफ कोर्स, मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आती कि वो तो विपक्ष को तय करना है कि ये जो सारी नीतियां जिस तरीके से इस देश और समाज को तोड़ने की इनकी रही, ये सब नीतियों को लेकर चुनाव में गए और बुरी तरीके से मुंह की खाई। और बार बार जो इस तरह की बातें कही गई, इन्होंने कहा कि भाई स्पीकर का एक सम्मान होता है। सम्मान तो इस देश के राष्ट्रपति का भी होता है। आदिवासी महिला महामहिम के बारे में किस तरीके के शब्द जो है शुरुआत में इस्तेमाल किए, आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज। शिवम, वो बात हो गई। इस मुद्दे पर आइए। आपने अगर बोला तो मैं नहीं बोल सकता। आप ये कहना चाहते हैं एक दिशा में रहे? नहीं, मैं दिशा में ही हूं। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं। तो अगर सम्मान की बात है तो सम्मान वहां भी होगा। जहां तक बात रिप्रेजेंटेशन की है, किसी भी जाति को अगर रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो इसमें बुराई क्या है? इस देश में एक ही परिवार से OBC के नाम पर, जात के नाम पर, एक घर से 4 बार 2 पुश्ते मुख्यमंत्री बन जाए तो वहां OBC का असर नहीं है। मैं मानता हूं सब तक रिप्रेजेंटेशन जाना चाहिए।
चाहिए, लेकिन बावजूद इसके अगर कोई जाति समाज को तोड़ने का काम करता है तो वो भी नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें, ये आपने शुरुआत में कहा कि सवर्णों का बोलबाला है, ऐसे तो सवर्ण भी पलटकर कह सकते हैं कि भाई इस देश में राष्ट्रपति जो हैं आदिवासी हैं, प्रधानमंत्री जो हैं ओबीसी हैं, उपराष्ट्रपति जो हैं ओबीसी हैं, लेकिन नहीं, इस तरीके से संगठन और सरकार नहीं चलती। मैं कहता हूं इस देश में 140 करोड़ की सरकार है, राज्यों में जितनी भी राज्य की जनता है उसके लिए सरकार है, उनके लिए बेहतर काम कौन कर सकता है उनका चुनाव उस स्तर पर होना चाहिए, उस आधार पर होना चाहिए, ना कि एक परिवार ने डिसाइड कर लिया, कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया, एक कोटरी के कुछ लोग हैं उनको तय करके सिर्फ उन्हीं को आगे बढ़ाया जाए। नहीं, यहां पर सिर्फ यही महत्व है कि कोई भी कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए बेहतर काम करे और अपने राज्य की सेवा कर सकता है उसको ही आगे आना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी में यही रीति रही है और यही आगे भी रहेगी। लेकिन शिवम, ये अलग बात है, फिर उसके बाद रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही बताते हैं कि हमने कैसे आदिवासी को हमने राष्ट्रपति बना दिया है। खुद अपनी जाति के बारे में भी प्रधानमंत्री एक बार नहीं कई बार बता चुके हैं। तो जाति की बात होती है राजनीति में, जाति की बात होती है, जाति की अहमियत भी है। अगर हमने जातिगत आधार पर नेता भी चुने जाते हैं, टिकट भी दिए जाते हैं। तो अगर हमने ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन दिया है तो हम बताएं ना, क्या बताना चाहिए? तो हम भी तो वही बात कर रहे हैं। 23 मंत्री अगर हैं, 23 मंत्री अगर ओबीसी रिप्रेजेंटेशन है तो बताना चाहिए। बता रहे हैं, और बताते हैं, और बताते हैं तो बताना चाहिए। ये जो बताने में क्या प्रॉब्लम? बताने में जाति की राजनीति कैसे हो गई? उसका क्या क्या फैक्टर उसमें अहमियत रखते हैं और विश्लेषण आप करिए, लेकिन अगर सरकार ने कोई काम किया तो सरकार बताएगी। शिवम रुकिए, बताते हैं कौन सी राजनीति होती है। बिल्कुल। अब आपको हम बीजेपी के जो सरप्राइज फैक्टर का पूरा फॉर्मूला है वो दिखाते हैं। दरअसल क्या है ये फॉर्मूला और कैसे प्रभावित करता है राजनीति को। हर राजनीतिक दल की तरह बीजेपी का मकसद सत्ता हासिल करना है, जो चुनावी नतीजे से मिलती है। इसके लिए चुनाव कराया जाता है जिसमें मतदाता हिस्सा लेते हैं। मतदाता नीतियां, नीति, प्रचार और प्रेरणा से प्रभावित होते हैं, और इन चारों के लिए कार्यकर्ता, नेतृत्व, संगठन, यानी कार्यकर्ता की अहमियत है, नेतृत्व की अहमियत है, संगठन की अहमियत है, चुनाव की मशीनरी चाहिए ताकि वो सुचारू रूप से काम कर सके, और वोट बैंक का रिचार्ज होना चाहिए। यानी आपके पास जो वोट बैंक है उसमें एड ऑन, एक टॉप अप होना चाहिए ताकि आप अपने वोट बैंक को रिचार्ज कर सकें, बढ़ा सकें उस दायरे को, और उसी तरह से आपकी सीटें बढ़ेंगी। जो इस बार के चुनाव में देखा कि बीजेपी ने अपने वोट बैंक को बढ़ाया, उसमें कुछ उन्होंने एड ऑन किया। यतीन्द्र जी, आप मानते हैं कि दरअसल यही सबसे बड़ा फॉर्मूला है, और वो जो एड ऑन है, वो जो टॉप अप है आपको अपने वोट बैंक में जो चाहिए, उसके लिए बीजेपी इस तरह के फॉर्मूले को अपना रही है और आगे बढ़ा रही है? निश्चित रूप से आप देखिए, ये 3 राज्यों के चुनाव जिसमें कई लोगों का यह मानना था कि ये अप्रत्याशित परिणाम आए हैं, उसमें मुझे एक बड़ी भूमिका जो दिखाई देती है, बीजेपी के प्रतिबद्ध मतदाताओं की संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। अन्यथा मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां लोग कांटे की टक्कर बता रहे थे, वहां 2 बड़े राजनीतिक दलों के बीच में 8% का अंतर इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि निश्चित रूप से प्रतिबद्ध मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। उसके अलावा आप देखिए, महिला का जो फोकस है, वो देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों ने महिला केंद्रित पूरा अपना आख्यान, राजनीतिक आख्यान बना के रखा, और इसके कारण बड़ी संख्या में महिलाओं मतदाताओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ। तो इसी आधार पर कांग्रेस पार्टी विरोध में थी या हार गई चुनाव, तो उनकी कहां कमी रही? वो क्यों नहीं कर पाई एड ऑन? देखिए, उसके बहुत सारे कारण हैं, ये केवल एक नहीं है मसला। भारतीय जनता पार्टी ने भी की तरह ही कांग्रेस ने भी फ्रीबीज की एक लंबी लिस्ट मतदाताओं के सम्मुख रखी थी। मतदाता के सम्मुख ये 2 विकल्प थे कि वो किस विकल्प को चुने, और जो भारतीय जनता पार्टी का जो वेल ऑयल्ड मशीनरी है, बिल्कुल नीचे के स्तर पर जो संगठनात्मक संरचना है, उसके मुकाबले कांग्रेस में अभी उस तरह के काम करने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन देखिए, एक और बड़ा सवाल जो उठ रहा है, बार बार चुनावों में जो वादे किए जाते हैं और लाभ पहुंचाया जाता है सरकारों द्वारा, तो कि जो लाभार्थी हैं उन्हें कैसे अपने वोट में बदलना है, वोटर में बदलना है, इसकी भी एक बड़ी राजनीति है जो हो रही है। इसको लेकर कुछ जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा करते हैं, फिर उस पर चर्चा भी करेंगे। देखिए, 2024 के लिए बीजेपी का प्लान तैयार है। आपके मन में भी सवाल उठेगा कि बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने और 3 तलाक के खात्मे जैसे अपने कोर मुद्दों को पूरा कर दिया है। ऐसे में 2024 के चुनाव में बीजेपी का एजेंडा अब क्या होगा? तो अब की बार सबसे बड़ा मुद्दा विकसित भारत का संकल्प है। इसका मकसद 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, और 2024 के चुनाव में मोदी सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को वोटर बनाना है।
ये बड़ा मुद्दा है। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और तय समय के अंदर उन्हें एक एक लाभार्थी तक पहुंचाने की कहानी बता रहे हैं। तो देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना कांग्रेस पार्टी को किस तरह से इन वोटर्स ने वोट किया है, जिन्हें ये लाभ मिला, उन्होंने किस पार्टी को किस तरह से वोट किया, वो हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी सरकार के लाभार्थी कैसे उसके वोटर बन रहे हैं, उसकी एक बानगी देख लीजिए। इसमें मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के 42% लाभार्थियों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया, तो 49% ने बीजेपी को वोट दिया, यानी बीजेपी को उनका ज्यादा वोट मिला। वहीं लाडली बहना योजना के 42% लाभार्थियों ने कांग्रेस को वोट दिया, तो 48% ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया। केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की वोटिंग पैटर्न की भी बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 37% लाभार्थियों ने कांग्रेस को वोट दिया, तो 54% ने बीजेपी को वोट दिया। इसके बाद देखिए, आयुष्मान भारत में भी बीजेपी को 50% ने वोट दिया, जिनको ये लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 57% है, यानी सारी योजनाओं में ज्यादा जो वोट है वो बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। यतीन्द्र जी, क्या ये एक बड़ा मुद्दा है आने वाले चुनाव में, और बीजेपी इन्हीं को जिनको लाभ मिल रहा है उनको वोटर में बदल रही भी है और बदलना चाहती भी है 2024 के लिए? देखिए, ये पैटर्न क्लाइंटल रिलेशनशिप वाला वोटिंग पैटर्न है, जिसमें मतदाताओं को जब किसी विशेषीकृत योजना का लाभार्थी बनाया जाता है तो यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसका प्रतिबद्ध मतदाता में परिवर्तित होगा, और ये सभी राजनीतिक दल करते हैं। और इस मैन्यूवरिंग में भारतीय जनता पार्टी की सफलता का जो प्रतिशत है वो बहुत आगे है हिंदी पट्टी में, और उसी के कारण आप देखिए कि ये जो लगातार लंबी जीत का सिलसिला है उसमें मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उस को बदल पाना बहुत आसान नहीं है दूसरे राजनीतिक दलों के लिए। ठीक है, जो सुरेंद्र राजपूत जी के पास इसी मुद्दे को लेकर चले जाते हैं। सुरेंद्र जी, देखिए, आपने बहुत गारंटी दी तीनों राज्यों में जब आपने चुनाव प्रचार किया। आपने राजस्थान में बहुत बड़े बड़े वादे भी किए और उन्हें करके भी दिखाया। बीमा योजना जो आपकी थी उसमें 50 लाख तक का बीमा देने की आपने योजना को लागू किया और तमाम योजनाएं, लेकिन आप अपने इन लाभार्थियों को वोटर में तब्दील नहीं कर पाए। सुमेरा, क्योंकि हमने जनता को लाभ अपने लाभार्थी वोटर में बदलने के लिए नहीं किया। हम जनता को बार बार जाकर के ये नहीं कहते कि हमने आपका ये लाभ दिया। सच बात ये है कि ये लाभ संविधान ने दिया है, सरकार ने दिया है। यही सारी की सारी बात अगर आप ध्यान से देखें, कर्नाटक की जनता ने समझी, तेलंगाना की जनता ने समझी, हिमाचल की जनता ने समझी, और जो लाभार्थियों की आप बात कर रही हैं और यतीन जी बात कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो अग्निवीर के नाम पर असंतुष्ट है उसको भी एड्रेस करना होगा आपको। वो अग्निवीर के नाम पर जिस तरीके से जो वर्ग आज की डेट में पूरी सरकार से असंतुष्ट है उसका क्या होगा। ये सारे के सारे जो आंकड़े हैं, कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना सरकार का धर्म है। सरकार कोई इसमें एहसान नहीं कर रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। अगर कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा लाई तो कोई वो थोड़ी है, राइट टू इंफॉर्मेशन लाई, राइट टू एजुकेशन लाई, राइट टू फूड लाई, वहां पर हरित क्रांति की, दुग्ध क्रांति की, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, IITs लाई, एम्स लाई। तो ये ऐसा थोड़ी कि सरकार ने कोई किसी के ऊपर एहसान किया। अगर भारतीय नहीं है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, होता तो वोट के लिए है ना सर, होता तो वोट के लिए। आप जब चुनाव में जाते हैं, गारंटी देते हैं, तो यही कहते हैं ना, वोट दो हमें, ताकि हम तुम्हें ये गारंटी दे सकें, ताकि हम तुम्हें ये नीतियां लागू करके दें। ये नहीं कह रहे हैं कि आप एहसान कर रहे हैं, लेकिन आप वोट चाहिए। बात सुनिए संक्षेप में सर, क्योंकि उसके बाद शिवम से प्रतिक्रिया। मैं आपसे यही बात, मैं बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस भाजपा की बात नहीं, यही बुनियादी अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में। हम ये कहते हैं कि हम देश के संविधान के तहत आपके अधिकार को आपको दे रहे हैं, ये आपका, अच्छा, वोट देना आपका नैतिक कर्तव्य, किसको देते हैं ये आपकी इच्छा है। हम आपके भलाई के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, उस एहसान के बदले हमें वोट दीजिए, जो कि उचित नहीं है। बाकी हर पार्टी का अपना अपना मानना, ठीक है, हर पार्टी का अपना अपना मानना। लेकिन शिवम, इन लाभार्थियों को वोटर में बदलना 2024 के लिए ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रदेशों में आप कर रहे हैं, इसके पहले आप कर चुके हैं, ये बड़ा उद्देश्य भी है क्या?
देखिए, सुरेंद्र जी की जो ये निराशा है, ये खीज है, ये बहुत स्वाभाविक है कि भाई हम जनता पर एहसान कर रहे हैं, ये जनता पर एहसान नहीं कर रहे हैं। इस तरह की भाषा, इस तरह के जो रेटोरिक्स हैं, जुमलों का कोई लाभ नहीं है। जनता ने इनको दिखा दिया कि किसकी गारंटी काम करती है और किसकी गारंटी सिर्फ नकली है, और जो मौसम है वो गुलाबी है। वो सब इन्हीं की पार्टी की गारंटीज का ही है, क्योंकि जो गारंटी की ये बात करते हैं, इनकी गारंटी चलती नहीं। इस देश में एक ही गारंटी चलती है, और वो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। और जहां तक आपने कहा कि ये चीजें हैं जो लाभार्थी हैं, इस वर्ग को 2024 तक लेके जाना है, बहुत साफ है कि हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है। 2014 से लेकर आज हम 2024 में आने वाले हैं, हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है। हमारे पास एक लाभार्थी वोटर्स हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज को मानते हैं कि उनकी जिंदगी में बदलाव हुआ है, उनके जीवन में सुधार आया है, तमाम तरह की योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में वो सुगमता आई है जो आनी चाहिए। दूसरी तरफ हमारे पास एक लीडरशिप है, करिश्मेटिक लीडरशिप है, जिसको पूरा देश एक्सेप्ट करता है और पूरी दुनिया मानती है। मुझे लगता है कि अगर किसी के लिए कोई चैलेंज है तो वो विपक्ष के लिए एक चैलेंज है कि उन्होंने प्लस माइनस हर तरीके से देश को और समाज को तोड़ने की सारी कोशिशें करने के बावजूद ना उनके पास आज भी कोई क्रेडिबल नेता है, ना कोई उनकी ऐसी कोई गारंटी, ना कोई उनकी ऐसी कोई स्कीम है जिसको जनता एट लार्ज एक्सेप्ट करती है। मैं मानता हूं उनके लिए बहुत सारे चैलेंज हैं, हमें तो बेहतर करना ही है। सबसे बड़ी गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उसके सामने कोई चेहरा नहीं है। तो अगर ऐसा ही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की गारंटी या वो जो गारंटी दे दें वही काफी है, तो फिर इतने एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत है? ये क्यों किए जा रहे हैं? एक विश्लेषण है, अपने दर्शकों के साथ साझा करते हैं, फिर इस पर कुछ चर्चा भी करेंगे कि दरअसल क्यों ये हो रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। वहां राज्य के किसी नेता को सीएम फेस नहीं बनाया गया। ऐसे में सवाल यह भी है कि जब सब कुछ मोदी के नाम पर है तो राज्यों में सरप्राइज वाला प्रयोग आखिर क्यों हुआ? वजह साफ है, बीजेपी का फोकस अब 2024 का चुनाव जीतना है। 2019 में मिली सीटों को कायम रखना और उसे बढ़ाना है। साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया को हराना है। ऐसे में जाति समीकरण को भी साधना जरूरी है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव के रूप में ओबीसी, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के रूप में एसटी और राजस्थान में भजनलाल शर्मा के रूप में एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री चुना गया। अब इन नेताओं के जरिए सिर्फ इन 3 राज्यों में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में ओबीसी, आदिवासी और सवर्ण वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी। शिवम, दरअसल ये है कोशिश। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, गारंटी ही काफी नहीं, आपको ये सब भी साधना पड़ेगा, तब तो हरा पाएंगे। नहीं तो आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं साधना चाहिए? नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हमारी भूमिका कहने की नहीं है, हमारी भूमिका विश्लेषण करने की और पूछने की आपसे कि इसी तरह से है ना। मैं एक चीज मानता हूं कि जो व्यक्ति राजनीतिक पार्टी में है या एक राजनीतिक पार्टी है, वो जनता से साथ काम करके उनके जीवन को बदलाव करके बेहतर करके उनसे वोट की उम्मीद करती है। और हम चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते चाहती है कि इस बार हम 400 पार करें, और हम करेंगे। लेकिन और उसके लिए कर दे रहे हैं। अब रमाना जी, आपको मौका तो देना पड़ेगा, अब मौका तो देना पड़ेगा। और उसके लिए मैं मानता हूं जो भी बेहतरी के कदम होते हैं वो हर कोई पार्टी उठाती है। संबंध विषय ये है कि किसको एक्सेप्टेंस मिलती है, किसको नहीं मिलती। अब कांग्रेस वाले ऐसे तो है नहीं कि वो कोई एनजीओ है या वो वोट नहीं चाहते, लेकिन हाँ, जब हार जाते हैं तो उसके बाद नाराजगी जाहिर करना, तमाम तरह की बातें करना, ये उनका अधिकार है। मैं कहता हूं राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी पार्टी अगर जनता के बीच में जाती है तो बेहतर से बेहतर निर्णय लेकर वोट लेना चाहती है, और हम भी वही करते हैं। लेकिन विषय है, निर्णय के लिए ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है ना। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर आप फैसला लेते हैं ना। जब आप शर्मा जी को बनाते हैं राजस्थान का मुख्यमंत्री, या जब आप यादव जी को बनाते हैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो ये मुद्दे ध्यान में होते हैं कि आपको इन जातियों को साधना है, इनको अपने साथ लाना है, उनका रिप्रेजेंटेशन देना है। एक ही मुद्दा है, हमारे लिए एक ही नीति है, इस देश का विकास, राज्यों का विकास, चीजों का बेहतर क्रियान्वयन होना, और हम उसी को लेकर आगे जाते हैं। उसके लिए कौन बेहतर हो सकते हैं, कौन पार्टी को आगे लेकर जा सकते हैं, कौन सरकार को बेहतर कर सकते हैं, उसी आधार पर निर्णय लिया। राजस्थान का मुख्यमंत्री आप बहुत अच्छे कुशल प्रशासक हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। नाम किसका लिया आपने? केंद्र से उनको भेजा गया था इतने लोगों को चुनाव लड़ने के लिए, जो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर पहुंचे थे, उनको बना देते आप मुख्यमंत्री। नहीं, मैं मानता हूं ये फैसला तो भारतीय जनता पार्टी पर छोड़ देना चाहिए ना, कि कौन एंकर किस समय कौन से शो में सबसे बेहतर होगा, ये टीवी 9 तय करता है। कौन नेता किस जगह कहां पर मुख्यमंत्री बेहतर होगा, ये भारतीय जनता पार्टी तय करती है। तो ये हमें तय करने दीजिए आप।
नहीं, हमारी और आपकी भूमिका अलग है। आप जनता की भूमिका नहीं हम भाई, जनता के वोट से नहीं चलते आपका हैं। अधिकार क्षेत्र है, वहां आप तय करते हैं, हमारा अधिकार क्षेत्र है, हम वहां तय करते हैं। तो मुझे लगता है कि कौन बेहतर हो सकता है, ये तो केंद्रीय नेतृत्व की नजर से देखा जाना चाहिए। ये तो मैं भी तय नहीं कर सकता, केंद्रीय नेतृत्व इस बात को बेहतर जानता है, ताकि हमारा दर्शक समझ सके, बेहतर समझते हैं तो वो निर्णय लेते हैं और विधायक दल तय करता है। सुरेंद्र जी, लेकिन ये सब साधने की कोशिश हो रही है। अगर ये सब साधने के लिए जो मैसेजिंग है वो लोगों तक पहुंच रही है, तो फिर आपके लिए तो बहुत मुश्किल है 2024 की राह। मुश्किलों से लड़ना ही कांग्रेस का काम है, ऐसी तो बात नहीं है। बिल्कुल सच आपने कहा कि जिस बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी जीती है, हम दूनी ताकत से काम करेंगे, और जिस बेल्ट में हम जीते हैं अपने आप को रिटेन कर, हम तेलंगाना जीते हैं, कर्नाटक जीते हैं, हिमाचल जीते हैं, जहाँ जहाँ हम जीते हैं वहाँ पर हम और दूनी ताकत से, और जहाँ हम हारे हैं चुनाव वहाँ प्रतिपक्ष की भूमिका में, रचनात्मक प्रतिपक्ष की भूमिका में चुनौतियों का सामना करेंगे। आज आप जीते हैं, 2024 में हम जीतेंगे, हमारा ऐसा विश्वास है, क्योंकि आने वाले समय में ये की सारी चुनौतियां जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी ये कभी वो बात करने की कोशिश करती है, लड़ने के लिए तो उसमें तैयार है। बहुत बड़ा लूप दिखाई देता है। चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हैं आप, लेकिन एक और एनालिसिस है, एक और विश्लेषण है, वो भी अपने दर्शकों से साझा करते हैं, फिर आप तीनों की प्रतिक्रिया लेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ी मुश्किल है कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए क्यों, और इस मुद्दे को उठाया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उठाया था। देखिए कैसे अभी तक बैक टू बैक दूसरी बार जीत, यानी एक बार के बाद दूसरी बार जीत करने का जो स्ट्राइक रेट है वो कांग्रेस पार्टी का क्या है, बीजेपी का क्या है। देखिए कांग्रेस पार्टी का कुल चुनाव 40 उसने लड़े हैं, सिर्फ 7 जीते हैं। बीजेपी ने 39 चुनाव जीते हैं, बैक टू बैक विक्ट्रीज जिसमें उसने दर्ज की है, 22 में उन्होंने जीत दर्ज की है, 56% है उनका स्ट्राइक रेट। कांग्रेस पार्टी का 18% स्ट्राइक रेट है। ये 2014 के बाद का आंकड़ा हम दिखा रहे हैं, यानी एक के बाद एक जीत में, बैक टू बैक जीत में स्ट्राइक रेट बीजेपी का 56%, तो कांग्रेस पार्टी का 18%। बैक टू बैक तीसरी बार जीत में आंकड़ा क्या कहता है, कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट 14% ही है, क्योंकि 7 चुनाव में से एक में जीत दर्ज की है, और बीजेपी का स्ट्राइक रेट 59%, 59% है। 17 चुनाव उन्होंने लड़े और 10 में उन्होंने जीत दर्ज की है। ये है कांग्रेस पार्टी के सामने बीजेपी का स्ट्राइक रेट का ट्रैक रिकॉर्ड। लेकिन दरअसल तो 2024 का प्राइज है जिस पर सबकी नजर है, और उसी के लिए सारी राजनीति और उसे साधने की कोशिश है।